हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 11th क्लास में अपने शुरू करेंगे सेट थ्योरी चैप्टर 1 सेट चैप्टर पढ़ने से पहले अपने जानना पड़ेगा कलेक्शन क्या होता है। तो मैंने आर.डी. शर्मा लिए ये, तो सबसे पहले बात करते हैं कलेक्शन की। कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन चीज़ों को इकट्ठा करना, ठीक है। कोई भी चीज़, जैसे मान लो कि मेरे पास किताबें, बहुत सारी किताबों का कलेक्शन है, या मान लो पेन का कलेक्शन है, या मान लो कि कहानियाँ की जो बहुत सारी कहानियों की किताबों का कलेक्शन है, मार्कर का कलेक्शन, या अलग अलग जैसे चेयर टेबल का कलेक्शन। तो कलेक्शन का मतलब ये है कई चीज़ों को इकट्ठा करना। अब बात करेंगे अपने सेट की। तो सेट की क्या डेफिनेशन है? ए वेल डिफाइंड collection of object या element is called a set। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको। द कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। The collection of vowels of English alphabet। कलेक्शन किसका? वोवल्स का, वो भी इंग्लिश के अल्फाबेट का। तो कौन कौन से होते हैं? ए, आई, ओ, यू, ई, ये इंग्लिश के वोवल्स होते हैं। अब रही बात की ये सेट बना, बिल्कुल सेट बना, क्योंकि अपने वेल डिफाइन होना चाहिए। ये वेल डिफाइन है क्योंकि अगर मैं ये क्वेश्चन 10 बच्चों को दूंगा तो 10 बच्चों के आंसर यही आने वाला है, सेम आंसर आएगा, क्योंकि ये वेल डिफाइन है। मैंने साफ साफ लिखा है, वोवल्स लिखा है, वो भी इंग्लिश के, वो भी 5 ही होते हैं। अब बात करके सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ऐसे इसमें ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। बाहर कैपिटल कोई अल्फाबेट डाल देते, जैसे मान लो ए डाल दिया मैंने, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और अंदर के जो लेटर होते हैं वो हमेशा स्मॉल लिखे जाएंगे। अंदर के जो एलिमेंट होते हैं या कोई काउंटिंग नंबर कुछ भी अंदर, उस इंग्लिश के हैं तो स्मॉल लिखे जाएंगे, ठीक है। हिंदी के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी के वैसे लिख दे, वैसे क्या गड़ा हो गए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स in the world who are out of 99 runs in a test match in a set। बिल्कुल ये भी एक सेट है कि वो उन खिलाड़ियों के नाम लिखो जिन्होंने अंडर 99 रन बनाए हैं, ठीक है, या 99 से ऊपर जो रन बनाए हैं उनके नाम लिखो। बिल्कुल ये भी सेट बनेगा। अगला एग्जांपल लेता हूँ जिसमें सेट नहीं बनता हो, तो वो है, बड़ी एग्जांपल लेता हूँ मैं। एग्जांपल है कि a collection of most dangerous animal of the world। a collection of most dangerous animal of the world दुनिया के जो सबसे ज्यादा खतरनाक है उन जानवरों के नाम लिखो आप। तो अगर मैं इसमें 10 कर दूं, मान लो 10 नाम लिखने हैं आपको, तो अगर मैं ये 15-20 बच्चों को काम दूं, या 100 बच्चों को काम दूं, या 5 बच्चों को ये काम दे दूं, तो 5 बच्चों के आंसर अलग अलग आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो मोस्ट डेंजर वर्ड है ये वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि डेंजर की कोई डेफिनेशन नहीं होती। सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से नाम लिख के लेंगे। कोई शेर को डेंजर मानता है, कोई टाइगर को मानता है, कोई
क्रोकोडाइल मगरमच्छ को मानता है, कोई किसी का नाम लिख के रहेगा, कोई किसी का नाम लिख के रहेगा। तो इसमें सभी बच्चों के आंसर है वो सेम नहीं आने वाले। ये एक कलेक्शन तो हो जाएगा लेकिन सेट नहीं होगा, क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा वही क्या होगा, सेट होगा। अब यहां से हमें एक बात समझ में आती है, कलेक्शन में और सेट में फर्क क्या है। फर्क ये है कि एवरी कलेक्शन इज नॉट नेसेसरी ए सेट। हर एक कलेक्शन सेट ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कलेक्शन तो किसी का भी हो सकता है लेकिन वेल डिफाइन होना जरूरी है। वेल डिफाइन का मतलब है वो काम आप 4-5 बच्चों को दो, सभी बच्चों का आंसर सेम आए। या मैं अपनी तरफ से एग्जांपल बोलूं, बुक में नहीं है ये, कि अपनी आप क्लास के 5 ईमानदार बच्चों के नाम लिखो। तो ईमानदार की कोई डेफिनेशन नहीं होती। कोई बच्चा किसी का नाम लिख के लाए, ये राहुल ईमानदार है, कोई बोलेगा सोहन ईमानदार है, कोई बोलेगा ये अब्दुल ईमानदार है। तो कोई जरूरी नहीं है कि उन बच्चों के आंसर सेम आए, क्योंकि ईमानदार वर्ड है वो वेल डिफाइन नहीं है। तो आपने देखा कि एक एग्जाम्पल तो लिया जिसमें सेट बना, ये सेट नहीं होगा, एक ओनली कलेक्शन है। अब लिख देंगे इट इज ए ओनली कलेक्शन, इट इज नॉट ए सेट। ठीक है, ये सेट में और कलेक्शन में डिफरेंस है। ठीक है, सेट को कैपिटल अल्फाबेट से यूज करते हैं और ये सेट है ही नहीं, इसे कैसे लिखेंगे, लिख ही नहीं सकते। अब बात आती है कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अब बेटा मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, आपको बताना है विच ऑफ द फ्लोइंग कलेक्शन आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। जैसे मैंने पहला पढ़ा, एक कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50। तो लेस देन 50 अगर नंबर लिखेंगे 1 से लेकर 49 तक नेचुरल नंबर, तो ये अपने आप में एक सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, सभी का आंसर सेम होगा अगर कुछ बच्चों को दिया जाए। दूसरा है द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। इंडिया के जो अच्छे हॉकी के प्लेयर उनका नाम लिखो। तो अब इसमें जो गुड प्लेयर वर्ड है ना वो वेल डिफाइन नहीं है। कारण क्या है कि गुड की अच्छे खिलाड़ी क्या परिभाषा, सभी के आंसर अलग अलग है। कोई किसी खिलाड़ी को अच्छा मानेगा भी अच्छा खेलता है, कोई किसी को अच्छा मानेगा, तो ये ओनली कलेक्शन में सेट नहीं है। तीसरा एग्जांपल लेता हूं, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। अपनी क्लास की लड़कियों के नाम, तो ये जो भी आपकी क्लास है उस क्लास की हम बात करें, वही काम 5-6 बच्चों को दिया था, तो ये सेट बनेगा, बिल्कुल वेल डिफाइन है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। इंडिया के जो मोस्ट टैलेंटेड हैं राइटर का नाम लिखो। अब मोस्ट टैलेंटेड वर्ड है ये, इसमें वेल डिफाइन नहीं है, इसी वजह से ये कलेक्शन होगा, सेट नहीं होगा। अगला है द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। इन मैथमेटिक्स, तो ये बताओ सेट है या नहीं है। तो ये भी नहीं, क्योंकि डिफिकल्ट इसमें वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है। अगला है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नॉवेल्स लिखे गए हैं वो फाइनाइट हैं, सबको पता है कितने उनका ओन रिकॉर्ड है, भी 1000 लिखे या 5000 लिखे, तो ये आपका सेट बनेगा। अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे से स्टार्ट होने वाले, साफ साफ पता, जनवरी, जून और जुलाई 3 ही महीने होते हैं जो जिनकी स्टार्टिंग जे से होती है, तो ये भी एक सेट है। एंड ऑफ ये क्या लिखा है, ऑल क्वेश्चन इन दिस पेपर। ये अपने पास ये पेपर में जितने क्वेश्चन उनका सेट बनाओ, बिल्कुल ये वेल डिफाइंड है, आप लिख सकते हो 5-10 क्वेश्चन जितने भी हैं। नेक्स्ट है एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जो सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर उनका नाम लिखो, तो ये सेट नहीं होगा, ओनली कलेक्शन होगा। द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर, ये भी अपने आप में सेट है। हाँ, इनफाइनाइट होते हैं इसमें, जैसे प्राइम इंटीजर की बात करें 2, 3, जिसमें किसी का डिवाइड नहीं होता, खुद का डिवाइड होता है, वो प्राइम इंटीजर होते हैं। ठीक है, अब आपको बड़ा 2 छोटी छोटी बातें वो जाननी पड़ेगी। एक तो ये जानना पड़ेगा कि ये एक सिंबल है, ये वाला, इसका नाम तो होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हिंदी में लिख रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, एप्सिलॉन बोलते हैं। और इसका जो अर्थ है, अर्थ मतलब इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब होता है बिलोंग टू। बिलोंग टू, जैसे मैं आपको बोलूं कि AIOUA, ये मान लो एक वोवल्स का सेट है, तो मैं आपसे पूछूं कि इसमें यू है क्या, यू इस सेट ए में है क्या, तो यू बिलोंग टू ए, बिल्कुल सही है, यू बिलोंग करता है सेट ए में। आपसे पूछे कि पी
सेट ए में बिलोंग करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता, तो इस बिलोंग टू को यहां से हम कट कर देंगे। पी नॉट बिलोंग टू सेट ए, पी है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, जबकि यू है वो सेट ए का एलिमेंट है। तो ये बिलोंग टू इसका मीनिंग था, नाम इसका एप्सिलॉन होता है। आगे चलते हैं। अब आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। क्या आता है? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। डिस्क्रिप्शन का मतलब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आप ये भी लिख सकते हो कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट को डिस्क्रिप्शन है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का एक नाम और भी है, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, ठीक है। दोनों फॉर्म को समझते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि आपको मैं बोल के बता रहा हूं कि इसके अंदर एवरी एलिमेंट लिखा जाएगा, वो भी कोमा के से सेपरेट करके। जैसे इसका एग्जांपल लेता हूं मैं, इसका एग्जांपल लेता हूं। ये एक सेट था हमारे पास, ए आई ओ यू ई। इसमें किसका सेट है? इंग्लिश के अल्फा वोवल्स के अल्फाबेट है। ये इंग्लिश का जो वोवल्स होते हैं उनका सेट है। ये मैंने बताया था, वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, ए आई ओ यू ई, ठीक है। ये वोवल्स का सेट है, इंग्लिश के अल्फाबेट जो वोवल होते हैं उनका सेट है। तो ये इसमें सबके बीच कोमा लगी है, कोमा लगी है और एवरी वोवल लिखा गया है इंग्लिश का। तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म है। इसमें क्या होता है? कोमा लगाते हैं और एवरी एलिमेंट लिखना पड़ता है। अब इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा मैं। तो ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना पड़ता है अपने को कि अपने इन सभी एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, एक सिंगल एक्स एलिमेंट लिखेंगे और एक्स पर इस सेट की प्रॉपर्टी लगा देंगे कि एक्स क्या है। तो एक्स इसे बोलते हैं सच दैट एक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो अगर कोई बच्चा या कोई भी स्टूडेंट इस चीज को पढ़े या इसका मीनिंग समझे तो उसका मीनिंग यही निकल के आएगा कि एक्स है वो एक एलिमेंट है। एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट का वोवल है तो एक्स का नाम हो जाएगा, ये तो ए होगा या आई या ओ या यू या ई, पांचों निकल के आएंगे। ये नहीं कि सर इसने वोवल्स अल्फाबेट्स लिखा है मैंने, तो इसमें वो कोई पांचों के पांचों लिखे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि पांचों एलिमेंट ना लिखकर एक्स के द्वारा या एक्स के थ्रू हमने इस सेट को रिप्रेजेंट किया, तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और एग्जाम्पल लेते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? सेट बिल्डर फॉर्म का। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, इसलिए लिया मैंने 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। ये अपने पास एक सेट है, इसमें इस प्रकार के नंबर लिखे गए हैं, फ्रैक्शन नंबर है ये। तो ये इसमें कोमा लगी है, सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 एलिमेंट लिखे गए हैं 1/2, 2/3। तो ये आपकी पक्की रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है। अब इसी को अपने किस में लिखेंगे? इसको लिखेंगे अपने सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ लिखेंगे एक्स सच दैट x इक्वल टू, अब देखो x यहाँ पर कैसा है, यहाँ देखो 1 2 3 नेचुरल नंबर चले जाए मतलब n लिख देंगे। और इसमें एक प्लस किया ये आया, इस दो में एक प्लस किया ये आ गया, इसमें एक प्लस किया ये आ गया। तो मैं समझ गया ऊपर वाले में एक प्लस करने नीचे वाला आता है n+1, ठीक है, लिख दिया। अब ऐसा नहीं कि ये पूरा बन गया। अब देखना ये पड़ेगा n की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 1 से जा कहाँ रही है? 5 तक। तो हम लिख देंगे n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, बिल्कुल नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। n की जो वैल्यू है वो 6 से छोटी है, 6 से छोटी। इसका मतलब ये नहीं 5.5 हो जाएगी, 5.5 नेचुरल नंबर नहीं होता। तो n की वैल्यू 6 से छोटी, मतलब n की वैल्यू 1 होगी, 1 डालेंगे तो यह आ जाएगा। n की वैल्यू 2 भी हो सकती है 6 से कम, तो 2 डालने से यह आ जाएगा। 3 डालोगे तो यह आ जाएगा,
4 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, 5 पुट करोगे ये आ जाएगा, 6 आप कर नहीं सकते, 6 से कम पुट करना है। तो देखिए इसी सेट को हमने एक्स के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया, तो ये कौन सी फॉर्म है, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये वाली कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। तो आपको यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोनों फॉर्म को बताने के लिए, ठीक है। एक बार इनको आप नोट कर लो। बेटा आप क्या करना, आर.डी. शर्मा के अंदर या एनसीईआरटी जो भी आपके पास बुक है, इसमें रोस्टर फॉर्म बनाने के सवाल हैं, जिसमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया होगा रोस्टर फॉर्म लिखना पड़ेगा, और रोस्टर फॉर्म दिया होगा तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो आप कर लेना, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं करवाऊंगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपने टाइप्स ऑफ सेट में चलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट अब आता है टाइप्स ऑफ सेट। पहला आता है एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट, ठीक है। नाम से क्लियर है, एम्प्टी सेट का मतलब खाली, जैसे मोबाइल के इनबॉक्स होता है उससे मैसेज को आप सारे मैसेज डिलीट कर दोगे तो क्या सेव करेगा, एम्प्टी। नल का मतलब खाली, वाइड सेट का मतलब खाली। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो अगर तुम लोग इसको समझोगे कि x सच दैट x एक नेचुरल नंबर है जो 2 से ग्रेटर है और 3 से छोटा है, तो आप अगर समझोगे तो आपके पास इसको समझ कर कौन सा नंबर है 2 से 3 से बड़ा हो, 2 से बड़ा हो 3 से छोटा हो, नेचुरल नंबर भी हो, तो आप कहेंगे सर इसके अंदर खाली रह जाएगा। ये ऐसा कोई नंबर होता भी नहीं है। आप कहोगे सर 2.2 नहीं, 2.3 भी नहीं, 2.4 भी नहीं, काउंटिंग नंबर होते हैं 2, 3, 4, काउंटिंग ऐसी होती है, ऐसे थोड़ी ना होती है 1, 1.2, 1. ऐसे नहीं होती काउंटिंग, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, तो ये आपका खाली रह गया। अच्छा एक बात का ख्याल रखें, एम्प्टी सेट को स्पेशली हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंबल होता है उसको बोलते हैं फाई। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फाई। फाई सिंबल खास तौर से स्पेशली एम्प्टी सेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, बढ़िया एग्जांपल मैंने लिया कि x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x का स्क्वायर इक्वल टू -4। मैंने ये बोला कि x बिलोंग करता है एक रियल नंबर, कोई रियल नंबर है, x का स्क्वायर करने से -4 आना चाहिए। तो आप बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मैं स्क्वायर करूं तो -4 आ जाए। आप कहोगे से -2, बिल्कुल नहीं, -2 का स्क्वायर +4 होता है, +2 का स्क्वायर भी +4 होता है। तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका हम स्क्वायर करने से -4 आ जाए, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये भी अपने आप में कौन सा सेट है, फाई, एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट के एग्जांपल हो गए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है नंबर 2, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में साफ साफ इसका मीनिंग समझ में आ रहा है कि सिंगलटन सेट का मतलब ऐसा सेट जिसमें एक सिंगल एलिमेंट हो, क्या हो, एक सिंगल एलिमेंट हो या एक एलिमेंट से बना हो। इसका एग्जांपल अपने खुद ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर के एग्जांपल लेते हैं सेम, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x है वो 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है। अगर इसको आप समझोगे तो 2 से बड़ा और 4 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, ओनली 3। इसमें एक सिंगल एलिमेंट आया, एक सिंगल एलिमेंट आया, तो ये एक सिंगलटन सेट का एग्जांपल हो गया, ठीक है। सिंगलटन सेट के लिए आप A, B, C कुछ भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई खास सिंबल नहीं है। और एग्जांपल लेते हैं इसका। अच्छा एक बात और बताना भूल गया आपको मैं, यहाँ पर जो ये लिखा है सेट, ये लिखा आपका बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि यहाँ x का यूज हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। ये कौन सा है, रोस्टर फॉर्म में, इसमें एलिमेंट लिखा है, ठीक है। एग्जांपल और लेते हैं सिंगलटन का।
जैसे मान लो ये लिया मैंने, ये ले लूँ x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर x का स्क्वायर बराबर 4। x एक नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर करने से 4 आता है, तो आप इसका जवाब क्या दोगे? आप दोगे ओनली 2। -2 नहीं बोल सकते क्योंकि -2 नेचुरल नंबर नहीं होता। हाँ, अगर यहाँ पर r लिखा होता, रियल नंबर लिखा होता, तो +2 भी इसमें होता है, -2 भी होता, लेकिन मैंने खास तौर से क्या लिखा है? नेचुरल नंबर, क्योंकि सिंगलटन में एक एलिमेंट आना चाहिए। तो ये आपका किसका एग्जांपल है? सिंगलटन सेट का एग्जांपल हो गया। आगे चलते हैं। दो हो गए, वाइड सेट हो गया और ये अपने पास सिंगलटन सेट हो गया। अब आता है फाइनाइट सेट। तीसरा आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसके एलिमेंटों को आप काउंट कर सकते हो। एक मिनट, फाइनाइट सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसका आप एलिमेंटों को काउंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये अपने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था AIOUE। अब इसमें देखिए कितने एलिमेंट हैं? इसमें आपके 5 एलिमेंट है, तो 5 क्या फाइनाइट नंबर है, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। अच्छा बेटा एक चीज और देखना, आप सेट ए लिखकर यहाँ आगे ओ लगा दोगे। ओ का मतलब होता है ऑर्डर। ओ का मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर का मतलब है किसी सेट में कितने एलिमेंट है। तो इस सेट का ऑर्डर हो गया 5। क्या हो गया? 5 हो गया। या कभी कभार ऐसे लिखते हैं एन ए। एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, 5। और देखो इसको ऑर्डर बोलते हैं या नंबर ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। इनका मतलब नंबर ऑफ हेड। और इसको अपने एक नाम और भी दिया गया, कार्डिनल नंबर। क्या नाम दिया गया? कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। एक सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर का मतलब होता है उस सेट में कितने एलिमेंट, जैसे इसमें 5 है तो इसका कार्डिनल नंबर 5 हो गया, जिसको अपना ऑर्डर भी बोलते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और से भी कर सकते हैं। जैसे ये सेट है, मान लो इसमें ये एलिमेंट है, मान लो 2, 3 और 6। तो इस सेट का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर कितना उसमें? 1, 2, 3 एलिमेंट है, या इसको अपने एन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस सेट का कार्डिनल नंबर फाइनाइट हो, काउंट कर सकते हैं, उसे फाइनाइट सेट बोलेंगे। आगे चलते हैं। अब आता है इनफाइनाइट सेट। नाम से क्लियर है, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते, अनगिनत एलिमेंट हो। जैसे मान लो ये आ जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, आगे डॉट 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 ऐसे लगा दिया। इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से उतना आगे सके चलते जाएंगे और इसका एंड कहाँ होगा कोई पता नहीं है। इनफाइनाइट नंबर होंगे इसमें, तो इसका नाम हो गया इनफाइनाइट सेट। अब इस सेट का ऑर्डर कितना होगा? तो आप लिखेंगे इसका ऑर्डर होगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट या इस तरीके से लिख दो। ठीक है, नेचुरल नंबर का कार्डिनल नंबर क्या होता है या ऑर्डर क्या होता है उसका, नेचुरल नंबर का, वो लिखेंगे इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें एलिमेंट इनफाइनाइट है। ठीक है, तो या तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब 2 सेट बच गए, एक बच गया इक्वल सेट, एक बच गया इक्विवेलेंट सेट। ये और क्लियर कर देता हूँ। इक्विवेलेंट सेट नंबर 6 आता है इक्वल सेट।
ठीक है। इक्विवेलेंट सेट जैसे मान लो एक सेट ये है ए बी सी, एक सेट ये है, इसे मान लो पी क्यू आर ये लिखा है। तो देखिए इस सेट का ऑर्डर कितना है, इस सेट का ऑर्डर है 3, इस सेट बी का भी ऑर्डर कितना है 3। एलिमेंट अलग अलग होंगे, सिर्फ ऑर्डर सेम होगा। इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट, ऊपर वाले में 4, नीचे वाले में 4। तो ये आपका दो सेट का अगर ऑर्डर सेम है उनको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट में क्या होता है वो भी समझ लो। जैसे ए बी सी, एक सेट ये है बी सी ए, ठीक है। एक सेट ये मान लो बी सी ए बी। अब इस सेट का ऑर्डर कितना है 3, इस सेट का ऑर्डर कितना है 3, इस सेट का ऑर्डर कितना है 3। क्यों? क्योंकि आप सेट में अगर दो एलिमेंट सेम है उनको रिपीट नहीं कर सकते। ये सेट और ये सेट एक ही माना जाएगा, ठीक है। ए बी सी, बी सी ए बी, बी सी ए बी सी, सारे सेट बराबर ही है। इसमें आगे पीछे किए, इसमें ए पहले, इसमें बी बाद में, सी बाद में, इसमें बी पहले सी बाद में, आगे पीछे करने से सेट नया नहीं बनता और एक एलिमेंट को रिपीट करने से नया नहीं बनता। तो ये सेट एक ही है। एक बात को ख्याल रखें, अगर कहीं पर ये सेट लिखा हुआ है इसका काउंटर पूछे तो आप ये नहीं बताओगे, क्योंकि 1 2 3 4 काउंट नहीं कर, क्योंकि बी इसमें 2 बार रिपीट हो रहा है। एलिमेंट रिपीट नहीं करती, ये बात बिल्कुल सेट के लिए अलग से दिमाग में लिखा हुआ है, आपको बताने वाला था मैं, ठीक है। तो याद देखिए कि ए बी सी तीनों के तीनों सेट में क्या है, एलिमेंट भी सेम है और इनका ऑर्डर भी सेम है। 3 एलिमेंट और ये एलिमेंट ए है, इसमें है, इसमें भी, इसमें सी, वो ए बी सी इसमें है। तो तीनों के तीनों सेट क्या हो गए? इक्वल हो गए। इक्वल सेट में क्या होता है, ऑर्डर भी सेम होता है, अंदर के एलिमेंट भी सेम होते हैं, ठीक है। आप चाहो इसका नाम बी की जगह आप डी भी कर सकते हो या एफ कर दो, कुछ भी कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कौन से सेट हो गए? इक्वल सेट हो गए, ठीक है। और एक बात और नहीं निकल के सामने आए कि कोई एलिमेंट को रिपीट नहीं करते इसके अंदर, और रिपीट हो भी जाए तो उसको आप इसे इस अगर ऐसा दिया तो आप इसको ऐसा लिख लें, उसके बाद उसका ऑर्डर लिख दें, ठीक है। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। आप एनसीईआरटी से फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी कीजिए और आगे मैं इसको कंटिन्यू करूँगा और मैं इसको मेरे चैनल पर अपलोड करूँगा, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लेना और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों से शेयर भी कर लेना, ठीक है। कोशिश रहेगी कि आपको इस तरीके से बढ़िया बिल्कुल क्लीन लेक्चर दिए जाए और ताकि अच्छे समझाया जाए आपको, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही।